Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we will going to discuss on the lecture number 4 of our UC NET JRF exam from Unit 5. So आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल के साथ जो कि हम कहा जाता है जिसको कोल बेड मीथेन। ठीक है, तो अमूमन ये कोल बेड मीथेन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम इसके प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे जो कि हर एक फॉसिल फ्यूल का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 5 लेक्चर दैट इज ऑन कोल बेड मीथेन। सो द कोल बेड मीथेन की अगर हम बात करें तो कोल बेड मीथेन होता क्या है, वहीं से शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो कोल्ड बेड मिथन जो होता है वो एक तरीके का नेचुरल गैस होता है। ठीक है, याद रखो, इट इज ए नेचुरल गैस विच इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कोल्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ कोल्ड डिपॉजिट से ही एक्सट्रैक्ट होता है, जो क्या होता है कोल्ड बेड मीथेन बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको टर्म मीथेन समझ में आ रहा है तो इट विल बी डेफिनेटली CH4 कंपोजिशन इसका होगा ही होगा, इतना तो अब समझ लो। ठीक है, तो ये नेचुरल गैस है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कोल बेड से। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डायग्राम जो है, डायग्राम जो है ये आपका कोल बेड है। ठीक है, इसमें से जो गैस एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं ये सारे गैसेस, इनको हम कोल बेड मीथेन गैस बोला जाता है। ठीक है, तो कोल जो होता है, कोल से के ऊपर वाला सतह में क्या होता है, ये गैसेस सब वहां पे मौजूद होते हैं। जब भी आप ड्रिलिंग करते हो तो वहां से वो चीज निकल के आता है, कौन सा, ये गैस निकल के आता है। तो यूजुअली जो कोल बेड मीथेन होता है वेयर वी विल यूजिंग इट, तो यूजुअली इट इज यूज्ड इन सीमेंटिंग, रोलिंग मिल्स, स्टील प्लांट्स एंड मिथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, इन सारे इंडस्ट्रीज में बेसिकली इसका यूज होता है कोल बेड मीथेन का, जो कि काम करने के लिए हमारे काम आता है। ठीक है, तो इसकी अगर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की बात करें, द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ इट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। अगर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो ये एक्सट्रैक्ट कैसे होता है उसको चलिए जानते हैं। ठीक है, सो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, स्टील गैस को होल, स्टील केस्ड, ठीक है, स्टील केस्ड है। ओके, तो स्टील केस्ड होल इज यूज टू ड्रिल इनटू द कोल सीम्स। ठीक है, कोल सीम्स के अंदर क्या होता है, ड्रिल होता है। ठीक है, तो ये दिख रहा है स्टील केस है, स्टील केस, ये कैसे बना होगा, स्टील केस्ड होगा। ठीक है, स्टील से बना हुआ होगा, तो स्टील केस्ड सिलिंड्रिकल जो आपका पाइप है उसको उसने क्या किया, कोल सीम के ऊपर डाला, एंड वाटर प्रेजेंट इनसाइड दैट इज पम्प्ड आउट थ्रू दी ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ पे ट्यूब्स लगाया और वाटर को पहले पंप आउट किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि दिस रिमूव्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द कोल bed, causing the gas to be dissolved from the surface of the coal seams। ठीक है, कोल सीम के सरफेस से निकालने के लिए उसको हेल्प किया, कौन, ये हमारा जो मेथड था। ठीक है, तो रिमूव किया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिससे कि कोल बेड से वो रिमूव हो गया, कॉजिंग द गैस टू डिजॉल्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कोल सीम्स। तो कोल सीम से वो बाहर निकल गया। फिर क्या होता है कि एज द प्रोडक्शन ऑकर्स, ठीक है, प्रोडक्शन की मात्रा जैसे बढ़ती है, द चेंज इन द प्रेशर अल्टर्स द पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ द कोल बेड। ये भी समझो कि जैसे ही प्रोडक्शन ऑकर होने लगता है, जैसे ही कोल बेड मिथन का हमारा प्रोडक्शन होने लगता है, क्योंकि जो अपना कोल होता है अगर उसके होल्स बात करें, मतलब दो कोल के बीच में अगर कोई गैप है तो उसको कौन फील करके रखा था, उसको फील करके रखा था हमारा कोल बेड मिथेन। बट जैसे ही आप उसको रिमूव करते हो तो उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिलीज हो जाता है, जिसमें से क्या होता है कि आपका गैस जो होता है निकल के आसानी से आ रहा होता है। ठीक है, तो जितना आपका वहां पे परमेबिलिटी बढ़ेगा उतना अच्छे से आपका गैस निकल के आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि होल्स क्रिएट होंगे तो उसको गैस को क्या मिलेगा, पाथ मिलेगा, तो गैस को जैसे ही पाथ मिलेगा वो निकल के आएगा। तो ये सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिमूव के होने की वजह से। ठीक है, जिसके वजह से क्या है, पोरोसिटी और परमेबिलिटी में अल्टरेशन होता है, मतलब चेंज होता है, तो उसके चेंज होने की वजह से आपका जो कोल बेड मीथेन है उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत इजी होता है। ठीक है, तो दिस रिकवर्ड गैस इज यूज्ड एंड सेंड टू द नेचुरल पाइपलाइंस। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको नेचुरल पाइपलाइंस में फिर सेंड कर दिया जाता है, इसमें और रिफाइनिंग की बात नहीं चलती है, डायरेक्टली ये पाइपलाइन में सेंड किया जाता है। तो कोल बेड मीथेन जो है दैट इज ए काइंड ऑफ ए यूजफुल फॉसिल फ्यूल दैट इज बीइंग यूज्ड इन ए डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। आज के डेज में तो ये बहुत ही अच्छा
माना जाता है कोल बेड मिथेन को एज ए फ्यूल कंटेंट की तरफ पे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे आप देख सकते हो ये सारे इलाके हैं, दीज आर दी एरियाज ऑफ इंडिया वेयर यू कैन सी कोल बेड मिथेन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोर्शन है यहीं पे आपको कोल बेड मेथड मिलेगा। तो इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन वो दिखा रहा है वो बोल रहा है गोंडवाना सेडिमेंट्स। ठीक है, तो गोंडवाना सेडिमेंट्स यही है, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे गोंडवाना सेडिमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं। तो ये क्या है, ईस्टर्न इंडिया का पोर्शन है जो कि बल्क ऑफ सीबीएम रिजर्व्स, यहाँ पे बल्क है, मतलब कोल बेड मिथन का बहुत बड़ा रिजर्व है। ठीक है, एक तरीके से बहुत बड़े एरियाज में फैला हुआ है यहाँ का कोल फील्ड, जहाँ पे आपको कोल बेड मिथन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जो बड़ा आपका है डिस्ट्रीब्यूशन वो है दामोदर, केओल वैली और सोन वैली, जिसमें सोन वैली में क्या है कि सोनहाट नॉर्थ में और सोगापुर ईस्ट में एंड वेस्ट ब्लॉक्स में। ठीक है, ये जो रीजन्स हैं इनके नाम आपको याद रख लेने हैं अगर आपको यूपीएससी एग्जाम देने जाना है या उससे अच्छा कुछ और एग्जाम्स जो हैं जो कि आपके जीके के नॉलेज के लिए आपको चाहिए, तो वहां पे अगर आप देने जा रहे हो तो इसको पढ़ लो अच्छे से भाई। तो इस चीज के बारे में आप अच्छे से ध्यान ले लो। तो दामोदर केओल वैली एंड सोन वैली, जिसमें कि सोनहाट नॉर्थ एंड सोगापुर ईस्ट एंड वेस्ट ब्लॉक्स हैं, वो सब कंसिडर किए जाते हैं तुम्हारे इन रीजन्स में जहाँ पे कोल बेड मेथन मिलता है। तीसरा जो है सीबीएम का प्रोजेक्ट जो पाया जाता है वो रानीगंज में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ में। ठीक है, फिर आपका पर्वतपुर ब्लॉक में जो झरिया कोल फील्ड्स में, जो कि झारखंड में है झरिया कोल फील्ड। फिर ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ बोकारो में भी पाया जाता है, वो भी झारखंड का ही पोर्शन है। तो मोस्टली आपको झारखंड दिख रहा होगा जो कि एक बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पे आपका कोल रिजर्व्स की खदान है, बहुत सारी खदान है, वहीं पे आपका ये चीज मिलता है। ठीक है, तो इस चीज के पॉइंट्स पे आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें हार्नेसिंग ऑफ सीबीएम। ठीक है, तो अगर इसकी स्टोरी जाने कि जो सीबीएम का जो हार्नेस होता है वो किस तरीके से होता है, इसकी स्टोरी अगर हम पढ़ने जाए तो क्या हुआ कि 1997 में क्या हुआ कि सीबीएम एक्सप्लोरेशन जो था वो अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 के अंडर था। ठीक है, तो ओआरडी एक्ट 1958, ठीक है, इसको बोला जाता है। फिर क्या हुआ कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल के अंडर में भी था 1959 का। ठीक है, फिर जो जिसको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा था, जिसकी जो नोडल एजेंसी थी जो इसको मॉनिटर कर रही थी वो कौन थी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, ये थी इसकी मिनिस्ट्री, अगर हार्डनेस ऑफ सीबीएम की हम हिस्ट्री पढ़ने जाए। ठीक है, इसके हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगेन फिर क्या हो कि एडवांटेजेस में अगर बोला जाए तो एडवांटेज में क्या हुआ कि कोल बेड मिथेन इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली reducing our needs to import the energy, while methane is relatively clean burning source of energy, much cleaner than coal। ठीक है, तो कोल बेड मिथेन का अगर एडवांटेज की हम बात करें तो ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, रिड्यूस आवर नीड्स टू इंपोर्ट दी एनर्जी। ठीक है, और मीथेन जो होता है रिलेटिवली क्लीन बर्निंग सोर्स है, तो मीथेन जो होता है बहुत अच्छे से बर्न होता है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मोर क्लीनर देन कोल। कोल में आपने जानता ही होगा, कोल का आपने पढ़ा ही है लास्ट क्लास में कि उसके जो कंटेंट है कोल में वो काफ़ी मतलब उसके अलग अलग वेराइटीज़ हैं। ठीक है, उसमें जो आपका कार्बन कंटेंट होता है किसी किसी टाइप्स ऑफ कोल्स में कम होता है, बट अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन एक तरीके का क्लीन बर्निंग सोर्स है, इसमें आग लगेगा मतलब बहुत अच्छे से वो बर्न होगा, कंप्लीट कंबसन अच्छे से होगा इसमें। तो मीथेन इसलिए क्लीन बर्निंग फ्यूल है। फिर अगर बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सीबीएम जो होता है, क्योंकि अगर सीबीएम हम निकाल देते हैं माइनिंग से तो वो एक तरीके का सेफर डीगैसिंग हो जाता है। मतलब सपोज करो कि आपका कोल है और कोल के ऊपर कोल बेड मिथेन है, तो कोल बेड मिथेन को अगर हम निकाल दें तो कुछ रिस्क रिडक्शन हो जाता है कि मतलब कि इससे ज़्यादा मतलब और मिथेन पॉल्यूशंस का फिर खतरा नहीं रहता है। अगर मीथेन एक बार निकल जाएगा उसमें और बर्निंग नहीं होगा, कोल को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एडवांटेजेस हैं ये कुछ सीबीएम के एडवांटेजेस हैं कोल बेड मीथेन के एक्सट्रैक्शंस के लिए। ठीक है, बट डिसएडवांटेज भी जानना है, क्योंकि बिना डिसएडवांटेज का तो किसी चीज़ का डिसएडवांटेज होता ही है, ये लगा लो। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें एक इशू है, दैट इज वायबिलिटी इशू। तो वायबिलिटी इशू में क्या होता है कि इसमें अगर मैं इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करूं तो ये थोड़ा इश्यूज है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो कोल का माइनिंग होना बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है कोल के माइनिंग में। और फिर क्या है, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर ऑफ सीबीएम ये भी होता है। एक तो कोल की माइनिंग बहुत कॉस्टली होती है, दूसरा क्या होता है कि इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर भी होता है। कभी भी मतलब सीबीएम में अगर
कोल बेड मीथेन में अगर आपका आग लग जाएगा तो बहुत सारा लॉस होगा, ठीक है। तो कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्टिव होता है, मतलब अच्छा तो है बट कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, देन अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी के तौर पे अगर देखा जाए। तो सीबीएम का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है दैट रिलीज ए ह्यूज मीथेन which can escape into the atmosphere, thereby contribution to global warming and increase the risk of ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो सीबीएम का जैसे ही एक्सट्रैक्शन हो रहा है, आप जान ही रहे हो कि इसमें मीथेन रिलीज हो रहा है। अगर हाई अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज हो रहा है, अगर लीकेज हो गया कहीं पाइप में, तो इतना सारा मीथेन अगर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, ऑब्वियसली वो ग्रीन हाउस गैस को कंट्रीब्यूट करेगा और जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनेगा, ठीक है। फिर क्या आता है कि पॉल्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड वाटर, ठीक है। वाटर जो कि पम्प्ड आउट होता है उसमें क्या अनडिजायरेबल कंसंट्रेशन ऑफ डिजल सब्सटेंसेस मौजूद हो सकते हैं, जिसमें कि सॉल्ट हो सकता है, या तो नेचुरली किसी तरीके का केमिकल मौजूद हो सकता है, नहीं तो हेवी मेटल पॉल्यूशन का भी ये एक तरीके का रीजन हो सकता है। साथ ही साथ रेडियो न्यूक्लियाइड्स भी निकलते हैं इनमें, जो कि काफी हार्मफुल है, ठीक है। अगर वो सॉइल पे आ जाते हैं तो इट विल डेफिनेटली पॉल्यूटिंग द सॉइल एंड नियर बाई वाटर सोर्सेज, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस पे भी ये एक तरीके का प्रभाव डाल सकता है। चौथा जो पॉइंट है वो अपना क्या है कि डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर तो ऑब्वियसली हो ही रहा है अगर वाटर का विड्रॉल कर रहे हो सीबीएम एक्सट्रैक्शन से पहले, क्योंकि वाटर जब तक नहीं निकलेगा उसके बाद तब तक गैस नहीं निकलेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वाटर का विड्रॉल जैसे ही कर रहे हो सीबीएम एक्सट्रैक्शन में, इट डिप्रेस द एक्विफायर ऑल्सो। एक्यूफायर का जो पानी होता है अगर आप निकाल दोगे तो एक्यूफायर में डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, एक्यूफायर में वॉइड स्पेस क्रिएट हो जाएंगे। तो एक्यूफायर में वॉइड स्पेस क्रिएट होने से क्या होगा, कोलैप्सिंग कंडीशंस पैदा हो जाएगा, ठीक है। पानी था तो पानी आपका मेंटेन करके रखता था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बट अब जैसे ही कोलैप्स हो जाएगा तो डिप्रेशन क्रिएट होगा, तो एक्यूफायर में आपका चेंजेस दिखने लगेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तीसरा तो आप समझ ही रहे हो एक्सीडेंटल पोटेंशियल, अगर थोड़ा से भी आग लग गया मीथेन में तो बहुत ही तेजी से वो बर्न होगा और थ्रेटनिंग मिलियंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। नीचे का पूरा बड़ा ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट होके पूरा का पूरा शहर खत्म हो सकता है, ठीक है। तो इतनी अगर कोल की मतलब कोल बेड मीथेन की इतनी कैपेसिटी होती है, क्योंकि मीथेन जो होता है बहुत ज्यादा अच्छे से बर्न होता है, ठीक है। तो हाई रिस्क ऑफ इग्निशन इसलिए बोला है, हाई रिस्क ऑफ इग्निशन मीथेन एक्सप्लोजन थ्रेटनिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी अराउंड द माइनिंग एरियाज, ठीक है। ये है आपका कहानी, समझ में आया? तो आई होप कि ये जो कोल बेड मिथेन है ये आपको थोड़ा वो समझ में आया होगा। एंड इफ यू गॉट सम काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम इट एंड इफ यू हैव सम डाउट अगेन यू कैन डिस्कस इन द कमेंट बॉक्स, और आप पर्सनली मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दो, एग्जाम बहुत नज़दीक है, डीप एनालिसिस करना ज़रूरी है टॉपिक का, और जितना हो सके उतना एनालिसिस करके जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं कि क्या किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। एडिशनल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कोल बेड मिथेन का आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ सकते हो कि क्या है, कैसे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। आई होप ये लेक्चर जो है आपका काफ़ी हद तक दिमाग खोला होगा कोल्ड मिल्क मिथेन के ऊपर, ठीक है। तो आप नाउ आई एम लिविंग फॉर इट एंड अगेन वी विल बी कमिंग विथ ए न्यू लेक्चर ऑफ यूनिट 5 वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड।